डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर बी के सिंह। आज मैं आप लोगों को डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ाऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन फूड को इंजेस्ट और डाइजेस्ट करना होता है। इसके बाद डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब करना होता है और अंत में बचे हुए अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड को शरीर से डिस्पोज ऑफ यानी कि एलिमिनेट करना होता है। ठीक, हमारा शरीर फूड में मौजूद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए डाइजेशन जरूरी होता है, जिसके उपरांत जो हमारे फूड में मौजूद लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होते हैं, इनको स्मॉल सिंपल सॉल्युबल यूनिट में टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसल इपिथेलियम में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी को डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। डाइजेशन हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जो कि मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के उपरांत कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस या फिर इसी को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम लोग समझते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत फूड को इंजेस्ट करना, फिर इसे चबाना, निगलना, पीसना, मथना, कुचलना और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इसे आगे की ओर खिसकाना। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस में इसे अच्छे से मिक्स करना, ये सारी क्रियाएं मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। तो क्या क्या मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा? इंजेशन ऑफ फूड, फूड को बक्कल कैविटी में इंजेस्ट करना। इट्स कटिंग, फूड के बड़े बड़े टुकड़ों को कट करना, इसके बाद इनको चबाना या फिर पीसना। ठीक, इसके बाद क्रशिंग ग्राइंडिंग यानी कि इनको बारीक टीथ के द्वारा छोटे छोटे महीन टुकड़ों में पीसा जाता है। इसके बाद क्या बन जाता है? सलाइवा के साथ मिक्स होकर बोलस बन जाता है। फिर इस बोलस का फैरिंग से होते हुए ईसोफेगस में स्वालोइंग यानी कि डेग्लूटिशन हो जाता है, यानी कि फूड हमारे बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में निगला जाता है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल में यह फूड आगे बढ़ता हुआ स्टमक और इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में कुछ विशेष प्रकार के पेरिस्टालसिस यानी कि मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि चर्निंग और मिक्सिंग मूवमेंट्स, जिसकी वजह से जो फूड हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पर वह डाइजेस्टिव जूस के साथ अच्छे से मिक्सअप होता है। ठीक, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्सअप होने के बाद इसका हमारे एलिमेंट्री कैनाल में धीरे धीरे आगे की तरफ कंडक्शन होता रहता है, यानी कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स की वजह से फूड का कंडक्शन माउथ टू एनस होता रहता है। ठीक, ये सारी एक्टिविटी हमारे मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं।
जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत दो प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है इस चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग केमिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि केमिकल प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे फूड में मौजूद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज, इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्ट्रक्चरल यूनिट, इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मोनोमर के आपस में इन हाइड्रो बॉन्ड द्वारा जुड़ने के फलस्वरूप बनते हैं। यानी जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करिए, प्रोटीन की बात करिए, लिपिड की बात करिए, ये सभी छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनते हैं और इन स्ट्रक्चरल यूनिट को ही क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। ठीक, ये बहुत सारे मोनोमर यूनिट, बहुत सारी स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर मोनोमर कहिए, ये आपस में इन हाइड्रो बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इन हाइड्रो बॉन्ड, इन हाइड्रो बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनका वाटर से रिएक्शन होता है। ठीक, हमारे जब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचते हैं तो वाटर से रिएक्शन होता है। वाटर से रिएक्शन होने पर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने मोनोमर यूनिट में टूट जाते हैं। ठीक, ये मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और आसानी से डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, जो आसानी से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसल एपिथेलियम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कहलाता है। इस तरीके की केमिकल एक्टिविटी से यह सिद्ध हो रहा है कि डाइजेशन एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है। डाइजेशन, यदि हमको केमिकली डाइजेशन को डिफाइन करना हो तो डाइजेशन हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है। ठीक, यह हाइड्रोलिटिक प्रोसेस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फूड के डाइजेशन में, ठीक, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से कई गुना बढ़ जाता है। डाइजेशन में बात करिए, डाइजेशन में क्या हो रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और जो यह हाइड्रोलिसिस का रेट है, जो स्पीड है, यह डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, अब डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव जूस में पाए जाते हैं, एक किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज कर रहे हैं, उसके आधार पर डाइजेस्टिव एंजाइम की 4 कैटेगरीज मुख्य रूप से होती है। जिस टाइप के न्यूट्रिएंट्स के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करेंगे उसके आधार पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो इनकी पहली कैटेगरी होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रेजेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज। कार्बोहाइड्रेजेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। इनकी 2 कैटेगरी होती है, इनके 2 ग्रुप्स होते हैं। एक को एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइलेज।
दूसरे को डाइसैकेराइडेजेज कहते हैं। जो एमाइलेजेज होते हैं वो पॉलीसैकेराइड, जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड्स में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेजेज। ठीक, इसके बाद अब डाइसैकेराइड भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। डाइसैकेराइड जैसे माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, ये डाइसैकेराइड होते हैं। हमारे डाइजेशन एक्टिविटी में ये डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस में कन्वर्ट होते हैं और डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम डाइसैकेराइडेजेज करता है। डाइसैकेराइडेजेस जैसे कि माल्टेस माल्टोस पर कार्य करता है। माल्टोस क्या है? डाइसैकेराइड। ठीक, और सुक्रोस को हाइड्रोलाइज करने वाला सुक्रेस होता है। लैक्टोस को हाइड्रोलाइज करने वाला लैक्टेस होता है। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम की दूसरी कैटेगरी होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को प्रोटीनेजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीनेजेज। इनकी भी दो कैटेगरी होती है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी इनकी एंडोपेप्टाइडेजेज की होती है। दूसरी कैटेगरी इनकी एक्सोपेप्टाइडेजेज की होती है। एंडोपेप्टाइडेजेज के का काम क्या होता है, इसको समझते हैं। हमको पता है कि जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इनकी लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है कि इन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को बीच बीच में इनके इंटरमीडिएट बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। जैसे कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक, तो एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है? एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज द इंटरमीडिएट बॉन्ड ऑफ लॉन्ग चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब लॉन्ग चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक कर रहा है? छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में, जिनको प्रोटियोजेज कह रहे हैं। प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स या फिर और भी पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम के एग्जाम्पल जैसे कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला पेप्सिन होता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और इरेप्सिन भी एंडोपेप्टाइडेज टाइप के एंजाइम होते हैं। अब इनकी दूसरी कैटेगरी हम पढ़ते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। जो एंडोपेप्टाइडेज के बाद प्रोटीन के छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन बने हुए हैं जैसे कि प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इनको क्या करता है? इनके टर्मिनल एंड से क्या करता है? ए एंजाइम एक एक अमीनो एसिड को अलग करता है। यानी एंडोपेप्टाइडेज इंटरमीडिएट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, जबकि एक्सोपेप्टाइडेज टर्मिनल बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक, किसी भी किनारे से यह एक एक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग करता है। एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम के एग्जाम्पल आपके कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, एमाइनोपेप्टाइडेजेज और डाइपेप्टाइडेजेज, ये सब एक्सोपेप्टाइडेजेज एंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, एंजाइम की जो तीसरी कैटेगरी होती है वह लाइपेजेज।
लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को लाइपेजेज कहते हैं। ये लाइपेजेज जो लिपिड में एस्टर बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोलाइज करने का काम लाइपेजेज का होता है। अब जो चौथी कैटेगरी एंजाइम की होती है वो किसकी होती है? वो न्यूक्लिएजेज की होती है। हमारे फूड में मौजूद न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करने का काम न्यूक्लिएजेज का होता है और न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करके इसकी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आरएनए को हाइड्रोलाइज करने के लिए राइबोन्यूक्लिएज होता है और डीएनए को हाइड्रोलाइज करने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज होता है। ठीक। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग एंजाइम की 4 कैटेगरी पढ़ने के बाद अब हम लोग डाइजेशन इन माउथ को पढ़ेंगे कि माउथ में क्या क्या हो रहा है, किस किस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। डाइजेशन इन माउथ। जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं बक्कल कैविटी में, हमारे बक्कल कैविटी में मौजूद टीथ, हमने पढ़ा है कि हमारे बक्कल कैविटी में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इसमें से जो इंसाइजर्स और कैनाइन होते हैं यह फूड को चीरने फाड़ने यानी कि कट और टीयर करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे बक्कल कैविटी में हम जो भी फूड को इंजेस्ट करते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, उसको चीरने फाड़ने का काम इंसाइजर और कैनाइन का होता है। और प्रीमोलर्स और मोलर्स उसको ग्राइंड यानी कि पीसने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम फूड को, इंजेस्टेड फूड को क्रश और ग्राइंड करना होता है। ठीक। ये तो टीथ काम क्या कर रहा है उसको हमने समझ लिया। अब हम लिप्स की बात करें तो हमारे बक्कल कैविटी में जो फूड इंजेस्ट होके आ गया वो हमारे बक्कल कैविटी से बाहर न चला जाए, इसको रोकने का काम लिप्स का होता है। बाकी चीक्स और टंग ये क्या करते हैं कि जो हमारे बक्कल कैविटी में फूड मौजूद है उसको बार बार टीथ के नीचे यानी कि टीथ के बीच में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि टीथ उसको अच्छे से पीस सके, अच्छे से ग्राइंड कर सके। ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिप्स, चीक्स और टंग जो है हेल्प इन कीपिंग द फूड बिटवीन द टीथ, फूड को टीथ के बीच बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे कि टीथ आसानी से फूड का मैस्टिकेशन कर सके। ठीक। टंग और टीथ दोनों ही स्ट्रक्चर, टंग और टीथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैस्टिकेशन में। ठीक। टंग और टीथ के अलावा सलाइवा का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है मैस्टिकेशन में। हमारे बक्कल कैविटी के आउटसाइड मौजूद सलेवरी ग्लैंड लगातार बक्कल कैविटी में सलाइवा का सेक्रेशन करती रहती हैं और एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सेक्रेशन होता है। कितना क्वांटिटी सलाइवा का सेक्रेशन होता है? 1 to 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेटेड पर डे इन आवर बक्कल कैविटी। ठीक। अब हम सलाइवा के कंपोजिशन की बात करेंगे कि सलाइवा में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो जो हमारे सलेवरी ग्लैंड द्वारा हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवा सेक्रेट होता है
उसमें 99.5% वाटर होता है। वाटर कितना होता है? 99.5%। ठीक। इसके अलावा 0.5% अदर सल्यूट्स होते हैं। इसमें इसमें कुछ पदार्थों के आयंस, जैसे कैल्शियम आयन होता है और सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है और बाइकार्बोनेट आयन भी होता है सलाइवा में। ठीक। इसके अलावा ये तो आयंस हो गए, इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम से कौन कौन? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम को ही टाइलिन कहते हैं। ठीक। इसके अलावा यूरिया भी होता है। ठीक। यूरिया के अलावा म्यूसिन भी हमारे सलाइवा में होता है। ठीक। अब एंजाइम्स की बात करें तो हमारे सलाइवा में सेलेवरी एंजाइम, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। सेलेवरी एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं। यह हमारे फूड में मौजूद लगभग 30% स्टार्च को, कितना? 30% स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक। हमारे सलाइवा में पाया जाने वाला सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम 30% स्टार्च को 30% स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। माल्टोस क्या होता है? माल्टोस आपका डाइसेकेराइड होता है। ठीक। ये आपका सेलेवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। और सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8 होता है, यानी कि सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक। और सेलेवरी एमाइलेज जरूरी नहीं कि सभी मैमल्स में पाया ही जाता हो। सेलेवरी एमाइलेज absent in saliva of many mammals like rabbit, काऊ, बफेलो, क्योंकि रैबिट, काऊ, बफेलो में इनका जो मेन फूड होता है, इनका जो मेन फूड सोर्स होता है वह सेलुलोज होता है। ठीक। इस वजह से सेलेवरी एमाइलेज रैबिट, काऊ और बफेलो में एब्सेंट होता है। ठीक। सेलेवरी एमाइलेज के अलावा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लिंगुअल लाइपेज, यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है। लेकिन बक्कल कैविटी में कुछ खास लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है, जस्ट इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड का डाइजेशन जस्ट शुरुआत हो जाती है, लेकिन कुछ खास डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता है। ठीक। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक। सलाइवा में और क्या क्या चीजें खास होती हैं उसको समझते हैं। ठीक। इसको देखिए, लाइसोजाइम। कभी 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 क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारे फूड में बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। यह फूड के माध्यम से हमारे बक्कल कैविटी में पहुंचते रहते हैं। अब यदि इनको किल न किया जाए, यदि यदि इसी तरीके से यह हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आगे पहुंच जाएं तो हमको बीमार बना सकते हैं। इन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारे सलाइवा में थायोनेट्स आयन और लाइसोजाइम बैक्टीरिसाइडल एंजाइम पाया जाता है, जो इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। लाइसोजाइम के अलावा और क्या पाया जाता है सलाइवा में? थायोसाइनेट आयन पाया जाता है। थायोसाइनेट आयन, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन मिलके
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे सलाइवा में उपस्थित बाइकार्बोनेट और फास्फेट आयन फूड की एसिडिटी, जैसे मान लीजिए फूड ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा एल्कलाइन है, उसको निष्प्रभावी बनाते हैं। यानी कि हमारे फूड में एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करता है। इससे इससे हमारे टीथ का डीके नहीं होता है, टीथ को कोई नुकसान नहीं होता है। यदि हमारा फूड ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ज़्यादा एल्कलाइन हो जाए, तो उससे उससे हमारे दांतों को नुकसान होता है, हमारे टीथ को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचाने के लिए क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम सलाइवा करता है। ठीक, अब हमारे बक्कल कैविटी में क्या हो रहा है, बक्कल कैविटी में हमारा जो फूड है वह मैस्टिकेशन के बाद सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। ठीक, बोलस क्या होता है, बोलस कुछ नहीं, जब फूड सलाइवा से मिक्स होकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वही बोलस होता है। अब बोलस यह फायरिंग से होते हुए थ्रो फायरिंग से होते हुए ईसोफेगस में पहुंचता है। अब बोलस के फायरिंग से होते हुए ईसोफेगस में पहुंचने के प्रोसेस को ही डेग्लूटिशन कहते हैं। डेग्लूटिशन क्या होता है, डेग्लूटिशन क्या होता है, डेग्लूटिशन बहुत ही आसान है। यह बोलस का फायरिंग से होते हुए ईसोफेगस में पहुंचना डेग्लूटिशन कहलाता है। अब बोलस बोलस यानी कि फूड हमारे ईसोफेगस में पहुंचने के बाद ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से फूड जो है स्टमक में धीरे धीरे पहुंच जाता है। ठीक, ईसोफेगस से फूड कहां पहुंच गया, स्टमक में, ईसोफेगस टू स्टमक। जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ा रहे थे उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि ईसोफेगस की वाल में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता। ठीक, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, इसीलिए ईसोफेगस में कोई सिग्निफिकेंट फूड का डाइजेशन नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन हमारे ईसोफेगस की वाल में म्यूकस को सेक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस को सेक्रीट करती हैं, जिससे कि फूड ईसोफेगस से खिसकते हुए स्टमक में आसानी से पहुंच जाता है। ठीक, ये तो रहा डाइजेशन इन माउथ। अब हमारा फूड माउथ से होते हुए ईसोफेगस में आ गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में आ गया है। अब फूड में स्टमक के साथ क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक, कि फूड के साथ स्टमक में क्या क्या हो रहा है इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आया, ठीक, अब क्या होगा कि हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने पढ़ाई थी आप लोगों को, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जी सेल होती हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। अब यह गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को फॉर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो कहने का मतलब हुआ कि जब फूड हमारे स्टमक में आ गया, इसके बाद स्टमक में मौजूद जी सेल गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अब गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हो रहा है। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूस का फूड के साथ मिक्सिंग होगा। ठीक, फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस का मिक्सिंग होगा। ठीक, अब हमारे स्टमक की वाल, जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि जो
स्टमक वाल की मस्कुलरिस लेयर होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा मसल लेयर होता है जो कि ऑब्लिक मसल लेयर जिसको बोलते हैं। बाकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर होती ही थी। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे स्टमक में कुछ विशेष टाइप के मूवमेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। चर्निंग मूवमेंट, इसी का दूसरा नाम सेगमेंटेशन मूवमेंट बोलिए या फिर पेंडुलर मूवमेंट बोल सकते हैं। इस सेगमेंटेशन मूवमेंट या चर्निंग मूवमेंट की वजह से फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक। अब अब क्या होता है कि अच्छे से मिक्स होने के बाद यह जो फूड और गैस्ट्रिक जूस जब दोनों की अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यह थिक, गाढ़ा, थिक मतलब गाढ़ा और मिल्की पल्प लेई लाइक एकदम लुगदी बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक। काइम समझ में आया? फूड और गैस्ट्रिक जूस मिक्स होके, अच्छे से मिक्स होके गाढ़ा मिल्की पदार्थ बना लेता है, जिसको काइम कहते हैं। और ये बात हम लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से एचसीएल सेक्रेट होता है। इसलिए एचसीएल की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, और इसकी वजह से हमारा काइम भी कैसा होता है, एसिडिक होता है। काइम कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से डेली 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, सेक्रेट होता है। कितना? 2 to 3 लीटर। और पीएच की बात करें, पीएच कितना होता है, 1.5 से 2.5, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। यदि हम गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन की बात करें, क्वांटिटी तो आप लोगों को पता चल गई, 2 से 3 लीटर, पीएच 1.5 से 2.5 तक। कंपोजिशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस में 97 से 99% वाटर होता है। 97 से 99%। बाकी 0.2 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस टाइप की सेल से रिलीज होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया था। ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, जो कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन भी सेक्रेट होता है। ठीक। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये दोनों अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिनको एचसीएल इनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है। अब हमारे गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल हो रहा है, तो एचसीएल का काम क्या क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक। तो क्या होता है कि हमारे फूड के माध्यम से बहुत सारी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं। ठीक? तो एचसीएल क्या करता है, इनको किल करता है। एचसीएल किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। दूसरा काम क्या होता है एचसीएल, जो हमारे इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन होते हैं, उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, एचसीएल। जो पेप्सिनोजन होता है यह इनएक्टिव फॉर्म होता है, जबकि पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक। इसी तरीके से दूसरा एंजाइम होता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म होता है, यह एचसीएल के द्वारा एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट होता है। ठीक। अगला काम एचसीएल का क्या होता है, इट प्रिवेंट्स पुट्रीफैक्शन ऑफ फूड।
यानी कि हमको पता है कि हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटे तक फूड मौजूद रहता है, तो उसको सड़ाने से बचाने का काम एचसीएल का ही होता है। और कभी-कभी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो कभी-कभी फूड के साथ बोन्स के पार्ट्स भी स्टमक में पहुंच जाते हैं, तो एचसीएल उसको डिजॉल्व करने का काम भी करता है। एचसीएल डिजॉल्व बोन एंड अदर हार्ड मटेरियल, बोन हो या फिर और भी कोई हार्ड मटेरियल हो, उसको डिजॉल्व करने का काम एचसीएल का होता है। ठीक, अब हमने गैस्ट्रिक जूस में बताया था आपको कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या कर रहा है? पेप्सिन पेप्सिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को छोटे छोटे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में ब्रेक करता है। ठीक, प्रोटीन को प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन में ब्रेक कर रहा है। ठीक, पेप्सिन का काम समझ में आया? प्रोटीन को किस में ब्रेक कर रहा है? प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। ठीक, इसके अलावा एक मिल्क प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन। कैसीन कैसीन क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन होता है। ठीक, इसको रेनिन रेनिन एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक, यह क्या होता है? कैसीन प्रोटीन क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक, और कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट इनसॉल्युबल होता है। इसी को कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल कन्वर्ट होना कर्डलिंग ऑफ मिल्क है। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि जो गैस्ट्रिक जूस जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में रेनिन पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में यह अब्सेंट होता है। ठीक, एडल्ट में यही काम पेप्सिन एंजाइम करता है। ठीक, ऐसा कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बता दिया है, यह विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक, विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक, एक और एंजाइम होता है, कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज। हालांकि बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में लिपिड का, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि बहुत लेस अमाउंट में रिलीज होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज secreted in less amount, so less digestion of fat takes place। ठीक, यह क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड्स को किसमें ब्रेक करता है? फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में ब्रेक करता है। मोनोग्लिसराइड में ब्रेक करता है। तो यदि हम स्टमक में डाइजेशन की बात करें, तो स्टमक में डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल होता है। ठीक, एचसीएल क्या करता है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल करता है।
दूसरा काम क्या करता है कि हमारे फूड में कुछ बोनी मटेरियल या फिर और भी कोई हार्ड मटेरियल आ जाता है, उसको डिजॉल्व करने का काम होता है। तीसरा काम क्या होता है, जो प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको उनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम एचसीएल का होता है। ठीक। अब प्रोटीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक। पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। इसी तरीके से कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक। एंजाइम में कौन कौन हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है जो कि विटामिन बी। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें यह कहा जा रहा है कि फूड का डाइजेशन और डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक। दूसरी बात यह कही जा रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ का ज़्यादा होना, लेंथ इटसेल्फ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो लेंथ इटसेल्फ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिसको प्लाइसिस सर्कुलेरिस कहते हैं। ठीक। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में विलाई और माइक्रोविलाई भी होता है। ये सभी चीजें मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में दो चीज़ें हो रही हैं, मैकेनिकल फंक्शन हो रहा है, केमिकल फंक्शन हो रहा है। तो मैकेनिकल फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। अब इसका जो है डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्सिंग होगा। पहला मैकेनिकल फंक्शन ये होता है। दूसरा, मिक्सिंग होने के बाद यह प्रोपेल होता है इंटेस्टाइन की अगले पार्ट्स में। ठीक। तो मिक्सिंग द काइम विथ डाइजेस्टिव जूस एंड प्रोपेलिंग इट ऑनवर्ड्स। प्रोपेल मतलब ढकेलना, आगे की तरफ ढकेलना। इन इंटेस्टाइनल कैविटी आर टू मैकेनिकल फंक्शन। पहला फंक्शन हो गया डाइजेस्टिव जूस के साथ काइम का मिक्सिंग होना, और मिक्सिंग होने के बाद यह अगले पार्ट की तरफ प्रोपेल होना, ढकेलना। यही दोनों फंक्शन होते हैं। ठीक। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्सिंग मूवमेंट होता है। ठीक। मिक्सिंग या इसी को सेगमेंटेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक। इस मूवमेंट की वजह से काइम, वही जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया हुआ फूड होता है काइम, उसी काइम की बात हो रही है। काइम इज थॉरली चोप्ड। ठीक। काफी बारीक पीस दिया जाता है और फिर मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूस। तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की मिक्सिंग और सेगमेंटेशन मूवमेंट्स की वजह से यह डाइजेस्टिव जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिक्सिंग होने के बाद पेरिस्टाल्सिस के द्वारा
जिसको क्या कर रहे हैं, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स के द्वारा जो यह मिक्स्ड काइम है यह इंटेस्टाइन के अगले पार्ट्स की तरफ मूव करता रहता है धीरे धीरे। ठीक, तो मिक्स विथ मिक्सिंग और सेगमेंटेशन मूवमेंट, काइम मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूसेज, फिर रेगुलर पेरिस्टालसिस जिसको प्रोपल्सिव मूवमेंट्स कह रहे हैं, स्लोली प्रोपेल द काइम ऑनवर्ड्स इन द इंटेस्टाइन। इस पैराग्राफ का समरी यही है कि स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में आया, मिक्सिंग मूवमेंट के जरिए फूड डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हुआ, फिर पेरिस्टालसिस के जरिए फूड आगे की तरफ बढ़ता रहा। नॉर्मली 3 से 5 घंटे लगते हैं काइम को पाइलोरस से इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंचने में। पाइलोरस स्टमक का लास्ट पार्ट होता है, वहां से लेकर इलियोसिकल जंक्शन जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम, दोनों के जंक्शन तक पहुंचने में 3 से 5 घंटे लगते हैं। इतनी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत मैकेनिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत केमिकल फंक्शन यानी कि केमिकल डाइजेशन क्या हो रहा है उस चीज को समझते हैं। केमिकल डाइजेशन का मतलब जो हमारा फूड मटेरियल पहुंचा हुआ है काइम के रूप में इंटेस्टाइन में, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम के एक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी स्टडी हम लोग केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। काइम entering into small intestine contains partially digested carbohydrate, protein and lipids। इसमें कह रहे हैं कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम जब पहुंचता है उस समय काइम में पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन with the help of 3 digestive juices, bile juice, pancreatic juice and intestinal juice। ये कह रहे हैं कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट काइम में मौजूद है उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। किसकी मदद से? बाइल जूस, पैंक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस की मदद से डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हमारे इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल ग्लैंड में एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ा रहा था। उसमें कई टाइप की सेल थी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, उसमें से एक एंटीरो एंडोक्राइन टाइप की सेल भी थी। यह एंटीरो एंडोक्राइन सेल कुछ हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करता है टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से, और वे कौन कौन से हार्मोन हैं, क्या काम करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। पहला हार्मोन सेक्रेटिन होता है जो कि एंटीरो एंडोक्राइन सेल से रिलीज होता है। यह कैसे रिलीज होता है इस चीज को समझते हैं। ठीक, इट्स सेक्रेशन
is stimulated by acidity of the chyme that enters the duodenum from stomach। ये कह रहे हैं कि स्टमक से काइम ड्यूडेनम में पहुंचता है तो वह एसिडिक होता है, क्योंकि यह पता है कि गैस्ट्रिक जूस में यह सीएल सेक्रेट होता है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है और गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स होता है तब काइम बनता है, तो इसलिए काइम भी एसिडिक होता है। तो जो एसिडिटी ऑफ द काइम स्टिमुलेट करता है एंटेरो एंडोक्राइन सेल को सेक्रेटिन हार्मोन के रिलीज के लिए। अब यह सेक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है लीवर सेल को। इसके साथ साथ पैंक्रियाज में जो एसाइनर सेल पाई जाती हैं, पैंक्रिएटिक एसिनाई में जो एसाइनर सेल पाई जाती हैं, उनको भी, लीवर सेल को और एसाइनर सेल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? टू सेक्रीट एंड रिलीज अ वाटरी फ्लूइड। टू सेक्रीट एंड रिलीज अ वाटरी फ्लूइड, और यह वाटरी फ्लूइड रिच इन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रचुरता होती है, लेकिन एंजाइम कम होते हैं। ठीक, यानी कि सेक्रेटिन हार्मोन लीवर सेल और एसाइनर सेल ऑफ पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है वाटरी फ्लूइड के सेक्रेशन और रिलीज के लिए। यह वाटरी फ्लूइड, इस वाटरी फ्लूइड में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि एंजाइम कम मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन कहते हैं। ठीक, कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड ऑफ द काइम दैट रीचेज इनटू ड्यूडेनम स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन। ये कह रहे हैं कि जो हमारा काइम स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है, उसमें पार्शियली मतलब आंशिक रूप से डाइजेस्टेड प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैटी एसिड होता है। यही पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन के सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल को। ठीक, अब यह हार्मोन क्या कर रहा है? दिस हार्मोन स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ पैंक्रिएटिक एसिनाई। सेल्स ऑफ पैंक्रिएटिक एसिनाई क्या रिलीज हो रहा है? टू सेक्रीट एंड रिलीज विस्कस फ्लूइड। जो आपका सेक्रेटिन हार्मोन था वो क्या स्टिमुलेट कर रहा था? टू सेक्रीट एंड रिलीज वाटरी फ्लूइड, जबकि पैंक्रियोजाइमिन विस्कस फ्लूइड को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। यह विस्कस फ्लूइड में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि बाइकार्बोनेट आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को। ठीक, स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, और जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इससे बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। ठीक, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर और रिलैक्सेशन ऑफ स्फिनिक्टर ऑफ ओडी। जब स्फिनिक्टर ऑफ ओडी रिलैक्स होता है, जिससे कि बाइल और पैंक्रिएटिक जूस आसानी से ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है।
अब हम लोग अगले हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा हार्मोन होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सोमैटोस्टेटिन। यह हार्मोन भी एंटेरो एंडोक्राइन सेल से सेक्रेट होते हैं। यह क्या करते हैं? इट पजेजेज मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 शब्द आपने पढ़े होंगे। तो यह मॉडरेट, मीडियम साइज, मीडियम कैटेगरी का कर सकते हैं। इट पजेजेज मॉडरेट इफेक्ट ऑफ इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सेक्रेशन। गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इनहिबिट करने का थोड़ा बहुत काम इसका होता है। अगला हार्मोन होता है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। इसको शॉर्ट में वीआईपी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, यह क्या करता है? यह इंटेस्टाइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल जूस के सेक्रेशन के लिए। वीआईपी हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूस सेक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। बाइल जूस, पैंक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले हम बाइल जूस की बात करते हैं। ठीक, बाइल जूस सेक्रीट होता रहता है लीवर सेल से। बाइल इज सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय लीवर सेल। लीवर सेल से सेक्रेट होता है। लीवर सेल से सेक्रेट होने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। बाइल जूस सिंथेसाइज लीवर सेल करता है और स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर करने के साथ साथ बाइल जूस को कंसंट्रेट भी करता है। ठीक, और जब जरूरत होती है तब ड्यूडिनम में रिलीज होता है। ठीक, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो bile is secreted in small amount by liver cell and stored and concentrated in gallbladder, and when necessary then released into duodenum with pancreatic juice। पैंक्रिएटिक जूस के साथ ड्यूडिनम में रिलीज होता है। बाइल जूस किस कलर का होता है? येलोविश, हल्का सा पीला, येलोविश ग्रीन या फिर ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। ठीक, एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन फ्लूइड होता है। बाइल जूस एल्केलाइन फ्लूइड होता है। यहीं पे एक बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इंटेस्टाइन में सेक्रीट होने वाले तीनों डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस, पैंक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, एल्केलाइन इन नेचर होता है, यानी इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस का पीएच 7.6 से 8.6 के बीच होता है। अब हम बाइल जूस के क्वांटिटी की बात करें तो बाइल जूस जो है 600 से 1000 ml सेक्रीट होता है ईच डे, यानी कि 600 से 1000 ml, यानी मोटे मोटे तौर पे आधा लीटर से 1 लीटर बाइल सेक्रीट होता है पर डे। अब हम बाइल जूस के कंपोजिशन की बात करते हैं। बाइल जूस में 92% वाटर होता है।
कितने परसेंट? 92% वाटर होता है, बाकी 6% बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट भी दोनों तरीके के बाइल साल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट भी होता है और ऑर्गेनिक साल्ट भी होता है। बाइल साल्ट के अंतर्गत इनऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि ऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है और सोडियम टारोकोलेट होता है। बाइल साल्ट के अलावा थोड़ी मात्रा में बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट में मेनली बिलीरुबिन होता है। इसके अलावा फैटी एसिड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और थोड़ी मात्रा में लेसिथिन लेसिथिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन यह लिपिड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, बाइल जूस के बारे में यह काफी फेमस बात है। ठीक, यदि बाइल जूस के बारे में एक पॉइंट आपको नहीं पता है तो मतलब कुछ नहीं पता है। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इसके बावजूद भी लिपिड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग बाइल साल्ट के फंक्शन के बारे में समझते हैं कि बाइल साल्ट का क्या फंक्शन होता है। बाइल साल्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक साल्ट होता है और इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। तो जो इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, वह न्यूट्रलाइज करता है HCl को। HCl कहाँ से आ रहा है? गैस्ट्रिक जूस में। जब गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स करके काइम बनाया था, तो काइम जो है हाईली एसिडिक रहता है, उसमें HCl मौजूद रहता है। उस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट का होता है। जब HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है तो काइम एसिडिक काइम से एल्केलाइन काइम बन जाता है, इम्पोर्टिंग एल्केलिनिटी टू द काइम। ठीक, अभी तक काइम एसिडिक था, अब इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट से मिक्स होने के बाद काइम एल्केलाइन हो गया। और क्या होता है? और गैस्ट्रिक जूस में आपको पता था कि पेप्सिन हार्मोन भी रिलीज हुआ था। तो इनऑर्गेनिक साल्ट इस पेप्सिन हार्मोन को, गैस्ट्रिन पेप्सिन हार्मोन को, गैस्ट्रिक पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक, तो काइम को एसिडिक नेचर से एल्कलाइन नेचर में बनाया और इनएक्टिवेटिंग गैस्ट्रिक पेप्सिन। ठीक, दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर इंटेस्टाइनल डाइजेशन। ये कह रहे हैं कि हमारे जो पैंक्रिएटिक जूस हैं, इंटेस्टाइनल जूस हैं, इनमें पाए जाने वाले एंजाइम एसिडिक मीडियम में फंक्शनल नहीं होते। पैंक्रिएटिक एंजाइम और इंटेस्टाइनल एंजाइम फूड को डाइजेस्ट केवल और केवल एल्कलाइन मीडियम में कर पाते हैं। इसीलिए एसिडिक काइम का एल्कलाइन काइम में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि एसिडिक काइम एल्कलाइन काइम में कन्वर्ट नहीं होगा तो पैंक्रिएटिक एंजाइम और इंटेस्टाइनल एंजाइम फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक साल्ट की बात करते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट।
जो ऑर्गेनिक बाइल साल्ट होता है वह लिपिड ग्लोब्यूल्स पे काम करते हैं। ठीक, लिपिड ग्लोब्यूल्स पे काम करते हैं। इन लिपिड ग्लोब्यूल्स के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। ठीक, जिसकी वजह से यह लिपिड ग्लोब्यूल्स माइन्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से जो डाइजेस्टिव जूस में पाया जाने वाला वाटर है वह पार्टिकल्स के रूप में सस्पेंडेड हो जाता है, यानी कि लटकता रह जाता है, मिक्सअप हो जाता है वाटर में। ठीक, और इसी को इमल्सन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन लिपिड डाइजेशन। दिस इज फर्स्ट स्टेप इन लिपिड डाइजेशन। इसी को इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में ऑर्गेनिक बाइल साल्ट हेल्प कर रहे हैं। ठीक, ये बात हम लोगों को समझ याद रखनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि बाइल साल्ट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो बाइल साल्ट फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, इनके एब्जॉर्प्शन में भी बाइल साल्ट हेल्प करता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि बाइल साल्ट फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक, बाइल आल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, मेटल आयन, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन। ठीक, हमारे फीसेज के माध्यम से टॉक्सिन, मेटल आयन, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन के रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक, बिलीरुबिन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। बाइल जो होता है वह एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, मेटल आयंस और विषैले टॉक्सिन्स के लिए एक्सक्रीटरी मीडियम का काम करता है। ठीक, यह जो बिलीरुबिन की हम बात करें हैं, तो बिलीरुबिन कैसे बनता है इस चीज को समझते हैं। बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ, लीवर आदि में हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? हीम। क्या बनता है? हीम बनता है। ठीक, और लीवर सेल इसे ब्लड से लेकर ठीक बाइल के साथ ठीक उसी प्रकार एक्सक्रीट करती हैं जैसे किडनी में नेफ्रॉन यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक, और अगला फंक्शन क्या होता है बाइल का? बाइल प्रिवेंट्स पुट्रीफैक्शन ऑफ काइम बाय डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया दैट मे बी प्रेजेंट इन द काइम। यह काइम को सड़ने से बचाने का काम भी करता है। ये रहा बाइल जूस। अब हम लोग पैंक्रिएटिक जूस की बात करते हैं कि पैंक्रिएटिक जूस कंपोजिशन, क्वांटिटी और पैंक्रिएटिक जूस में
कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक, यदि हम लोग पैंक्रिएटिक जूस के क्वांटिटी की बात करें तो ये जो है 1.2 लीटर से 1.5 लीटर पर डे सेक्रेट होते हैं, यानी कि 1200 से 1500 ml पैंक्रिएटिक जूस पर डे सेक्रेट होता है। पैंक्रिएटिक जूस कलरलेस होता है। बाइल जूस बिलीरुबिन की वजह से कलरफुल होता है, लेकिन पैंक्रिएटिक जूस कलरलेस होता है और हाईली एल्कलाइन फ्लूइड होता है। इसके यदि हम पीएच की बात करें, पीएच जो है 7.5 से 8.3 होता है। ठीक, 7.5 से 8.3 होता है। यदि हम पैंक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन की बात करें तो पैंक्रिएटिक जूस में 96% वाटर होता है और बाकी 4% में अदर सॉल्यूट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत साल्ट, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, पैंक्रिएटिक जूस क्या करता है, यह HCl को न्यूट्रलाइज करता है। यह थोड़ा बहुत बाइल जूस से न्यूट्रलाइज होने के बाद थोड़ा बहुत HCl बचा रह जाता है, तो उसको पैंक्रिएटिक जूस न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, इसके अलावा जो आपका गैस्ट्रिक पेप्सिन एंजाइम है, इसको भी इनएक्टिवेट करता है। ये दोनों काम बाइल जूस भी कर रहे थे, HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे थे और गैस्ट्रिक पेप्सिन को इनएक्टिवेट कर रहे थे। ठीक, पैंक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। पैंक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले एंजाइम हैं वह कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं, प्रोटीन को भी, फैट को भी और न्यूक्लिक एसिड, यानी चारों टाइप के एंजाइम पैंक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं। इसीलिए पैंक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब हम पैंक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वह किस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पैंक्रिएटिक एमाइलेज की बात करते हैं। पैंक्रिएटिक एमाइलेज को एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ठीक, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि हमारे बक्कल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन सेलेवरी एमाइलेज कर देता है, बाकी बचे हुए 70% स्टार्च का डाइजेशन पैंक्रिएटिक एमाइलेज या फिर एमाइलोप्सिन करता है। ठीक, आपको पता है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च के अलावा ग्लाइकोजन भी होता है, बाकी डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं। ठीक, तो यह स्टार्च के साथ साथ ग्लाइकोजन को भी डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक, माल्टोस में कन्वर्ट करता है। माल्टोस क्या है, माल्टोस आपका डाइसैकेराइड होता है। ठीक, एमाइलोप्सिन की मदद से एमाइलोप्सिन को ही पैंक्रिएटिक एमाइलेज कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन, ज्यादातर स्टार्च का ब्रेकडाउन ड्यूडेनम में हो जाता है। ठीक, अब हम लोग अगले एंजाइम को पढ़ते हैं जो कि एंडोपेप्टाइडेज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज दो तरीके के एंजाइम होते हैं। ठीक, एंडोपेप्टाइडेज क्या होते हैं कि जो बड़ी बड़ी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं उनको छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चैन में ब्रेक करने का काम होता है, यानी कि जो टर्मिनल एंड के बांड होते हैं उसको एंडोपेप्टाइडेज नहीं ब्रेक करता है, बीच बीच में बांड को ब्रेक करता है। ठीक, एंडोपेप्टाइडेज, अब कौन कौन से एंडोपेप्टाइडेज पैंक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टाइडेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। ये अपने इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में पैंक्रिएटिक जूस में रहते हैं।
ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों इनएक्टिव फार्म होते हैं और हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला एंजाइम एंटीरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, एंटीरोकाइनेज कहां से रिलीज हो रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। यह पहले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। आपको पता है कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फार्म होता है और ट्रिप्सिन एक्टिव फार्म। तो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? एंटीरोकाइनेज। इसको ऐसे समझते हैं। ये आपका ट्रिप्सिनोजन हो गया जो कि इनएक्टिव फार्म होता है। ठीक, इनएक्टिव फार्म ऑफ एंजाइम होता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ठीक, इसको एक्टिव फार्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होने वाला एंजाइम एंटीरोकाइनेज। ठीक, अब यह ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन, यह काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फार्म है, इनएक्टिव फार्म में है। काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फार्म काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन। ठीक, अभी जो दोनों एंडोपेप्टाइडेज हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को, प्रोटियोजेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डाइपेप्टाइडेज में। डाइपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब जो दूसरे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, यह एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम की कैटेगरी का होता है। यानी यह पॉलीपेप्टाइड के टर्मिनल बांड को ब्रेक करता है और 1 बाय 1 अमीनो एसिड को रिलीज करता है। ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन से 1 बाय 1 अमीनो एसिड को रिलीज करता है। ठीक, अब हम लोग फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को समझते हैं। हमारे पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को समझते हैं। ठीक, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं उनको सामूहिक रूप से स्टीएप्सिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टीएप्सिन। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। पहला पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि नेचुरल फैट्स को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, साथ में फैटी एसिड्स भी बनते हैं। ठीक, दूसरा एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, जो कोलेस्ट्रॉल में एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। इट हाइड्रोलाइजेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करने का काम कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम का होता है। तीसरे एंजाइम होते हैं फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्ट्स ऑन फास्फोलिपिड्स। ठीक, ये तीनों जो है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। अब हम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले
न्यूक्लिएजेज एंजाइम को समझते हैं। डीएनए को हाइड्रोलाइज करने वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं और आरएनए को हाइड्रोलाइज करने वाले राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं, राइबोन्यूक्लिएज आरएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। और फिर जो है न्यूक्लियोटाइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है, उनसे न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। तो ये रहा पैंक्रिएटिक जूस। अब हम लोग इंटेस्टाइनल जूस को समझते हैं। इंटेस्टाइनल जूस को समझने से पहले हम लोगों ने बाइल जूस पढ़ा, पैंक्रिएटिक जूस पढ़ा। बाइल जूस क्या करते हैं इस चीज को समझे, और पैंक्रिएटिक जूस क्या करता है, किस किस प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इंटेस्टाइनल जूस को समझते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है यह मिक्सचर होता है, 3 टाइप के सेल का मिक्सचर होता है। 3 टाइप के सेल या 3 टाइप के ग्लैंड्स का मिक्सचर होता है। कौन कौन से? हमारे ड्यूडिनल सब म्यूकोसा में पाई जाने वाली ब्रूनर्स ग्लैंड, याद है ना आप लोगों को ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, या ड्यूडिनम के सब म्यूकोसा में पाई जाती है, इसका मिक्सचर। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाई जा रही है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन भी कहते हैं, इसका सेक्रेशन। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाई जाने वाली गॉबलेट सेल का सेक्रेशन, इन तीनों टाइप के सेक्रेशन के मिक्सचर को इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस कहते हैं। सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का ही नाम होता है। अब हम इंटेस्टाइनल जूस के क्वांटिटी की बात करें तो यह जो है 1 से 2 लीटर पर डे सेक्रेट होता है। कितना सेक्रेट होता है? 1 से 2 लीटर पर डे, ठीक। इंटेस्टाइनल जूस इज ए क्लियर एंड येलो कलर का होता है। क्लियर एंड येलो एल्कलाइन फ्लूइड होता है। एल्कलाइन फ्लूइड का मतलब यानी इसका पीएच 7 से ज़्यादा ही होगा। यदि हम इसके इंटेस्टाइनल जूस के पीएच की बात करें तो यह 7.5 से 8.0 के बीच वैरी करता है। इंटेस्टाइनल जूस में वाटर तो होगा ही होगा, वाटर की ही सबसे अधिक मात्रा होती है। वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, म्यूकस तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ बैक्टीरियासाइडल एंजाइम लाइसोजाइम भी होता है। बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम तो पाए ही जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ एसिडिटी या काइम से भी प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का ही होता है। लाइसोजाइम जो बक्कल कैविटी में काम होता है वही लाइसोजाइम यहाँ भी काम करता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम लाइसोजाइम का होता है, ठीक। अब हम इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम को समझते हैं कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक, उसको समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रेजेज कहते हैं, ठीक। इसमें मेनली जो है डाइसैकेराइडेजेज होते हैं, ठीक। डाइसैकेराइडेजेज में कौन कौन से? माल्टेस। माल्टेस किस पे काम करता है? माल्टोस पे। इसी तरीके से लैक्टेस, लैक्टेस किस पे काम करता है? लैक्टोस पे। सुक्रेस
या इसी को इन्वर्टेस भी कहते हैं। ये जो डाइसैकेराइडेजेज होते हैं, ये डाइसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने का काम इंटेस्टाइनल एंजाइम का होता है। ठीक, जैसे आपको पता है माल्टोस डाइसैकेराइड होता है। माल्टेस के मदद से किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज की 2 यूनिट बनती हैं, ग्लूकोज। ठीक, डाइसैकेराइड माल्टोस मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यदि हम दूसरे डाइसैकेराइड की बात करें, लैक्टोज भी क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। यह लैक्टेस की वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड होता है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है। ठीक, आपको इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लैक्टोज किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज तो सब में कॉमन है। ठीक, गैलेक्टोज, लैक्टोज के पहले जीए लग गया, गैलेक्टोज। ठीक, इसी तरीके से सुक्रोज को कौन हाइड्रोलाइज करता है? सुक्रेज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तो डाइसैकेराइडेजेज एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल जूस में पाए जा रहे हैं उसकी बात हो गई। अब हम अगले एंजाइम इरेप्सिन की बात करते हैं। ठीक, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को इरेप्सिन कह रहे हैं। जो इरेप्सिन होता है, दिस इज ए ग्रुप नेम ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करते हैं? टर्मिनल बांड को हाइड्रोलाइज करते हैं, जिससे कि 1 बाई 1 अमीनो एसिड अलग होता जाता है। इस एक्सोपेप्टाइडेज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। ठीक, जो कि इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। यह जो है स्मॉल पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, यानी कि ये टर्मिनल बांड को हाइड्रोलाइज करके 1 बाई 1 अमीनो एसिड को अलग करते हैं। जो एमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, एमिनो ग्रुप की तरफ से ब्रेक डाउन करता है, जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से 1 बाई 1 अमीनो एसिड को अलग करने का काम करता है। अब हम लोग इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाले इंटेस्टाइनल लाइपेज की बात करते हैं। जो इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, यह डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हमारे इंटेस्टाइन के जूस में न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, जो न्यूक्लियोटाइडेज होता है वह न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है, और जो न्यूक्लियोसाइडेजेज होते हैं यह न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक? इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाने वाला अगला एंजाइम एंटेरोकाइनेज होता है।
एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेटर होता है। यह हमारे पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, हमारे इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाले ये एंजाइम एम्बेडेड होते हैं माइक्रोविलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसीलिए इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाले एंजाइम को ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम remain embedded in the plasma membrane of the microvilli. Hence, these enzymes are called brush border enzymes. ठीक, अब हम लोग जो हमारे चारों प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके डाइजेशन की समरी संक्षेप में समझते हैं। ठीक, समरी ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड इट्स एंड प्रोडक्ट। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन। हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल कंपोनेंट मॉलिक्यूल। ठीक, तो केमिकल डाइजेशन में जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जो कि हमारे माउथ कैविटी से शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो आइए हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और संक्षेप में समझते हैं। ठीक, पहले हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समझेंगे, उसके बाद फिर प्रोटीन, लिपिड्स और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन को समझेंगे। तो हमारे फूड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं उसको समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऑफ फूड में स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, डाइसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब भी हमारे फूड में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कुछ मोनोसैकेराइड भी हमारे फूड में मौजूद रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज, फ्रूट्स में पाए जाने वाले फ्रक्टोज शुगर, ये सब इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में मौजूद रहते हैं। ठीक, आप लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। ठीक, बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। यह सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम 30% स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक, और स्टार्च से डाइसैकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ईसोफेगस में भी चलती रहती है और वह स्टमक में पहुंचने के बाद भी कुछ समय तक होती रहती है, जब तक कि एचसीएल सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम को इनएक्टिवेट नहीं कर देता। तब तक सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक, अब हमारे गैस्ट्रिक जूस में तो कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टमक के बाद अगले पोर्शन ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम में पता है आपको कि यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला पैंक्रियाटिक एमाइलेज या इसी को एमाइलोप्सिन कहते हैं, यह बचे हुए स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, फाइनली क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें डाइसैकेराइडेजेज एंजाइम होते हैं, जैसे कि माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस। यह डाइसैकेराइड
माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम प्रोटीन के डाइजेशन को समझते हैं। ठीक, कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले कौन कौन से एंजाइम है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है। ठीक, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन स्टमक। कुछ याद आया? स्टमक में कौन सा एंजाइम था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला? पेप्सिन। पेप्सिन अपने इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में था, उसको HCl एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट किया। ठीक, जो पेप्सिन एंजाइम होता है किस कैटेगरी का एंजाइम होता है? एंडोपेप्टाइडेज कैटेगरी का एंजाइम होता है। इसकी वजह से लगभग 10 से 20% डाइटरी प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट में होता है। प्रोटीन के छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन में ब्रेकडाउन हो जाता है। अब फिर स्टमक के बाद ड्यूडेनम में चलते हैं। ड्यूडेनम में हमारे पैंक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले 2 एंडोपेप्टाइडेज कौन कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी एंडोपेप्टाइडेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। यह लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स। ठीक, हमारे पैंक्रिएटिक जूस में एक एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम भी होता है। वो कौन सा है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक, यह एक्सोपेप्टाइडेज है, यानी कि टर्मिनल बांड को रिमूव करता है और 1 by 1 अमीनो एसिड रिलीज होता है। क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक, तो यह जो हमारी छोटी छोटी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स चैन होती हैं उसके कार्बोक्सिल एंड की तरफ से 1 by 1 अमीनो एसिड को रिलीज करता है। ठीक, फाइनली जो हमारे ब्रश बॉर्डर एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ठीक, ब्रश बॉर्डर एंजाइम में कौन कौन से होते हैं? एमाइनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये जो एमाइनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं ये एक्सोपेप्टाइडेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं, यानी कि यह टर्मिनल बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करके 1 by 1 अमीनो एसिड को रिलीज करते हैं। ठीक, जो एमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है वह एमाइनो टर्मिनल्स की तरफ से 1 by 1 अमीनो एसिड को रिलीज करता है, और जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम होता है वह कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ से 1 by 1 करके अमीनो एसिड को रिलीज करता है। अब हम लोग डाइजेशन ऑफ लिपिड को पढ़ते हैं। हमारे फूड में जो मोस्ट एबंडेंट लिपिड होता है वह फैट्स होता है। द मोस्ट एबंडेंट लिपिड्स इन आवर फूड आर सिंपल फैट्स। फैट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक, हमारे गैस्ट्रिक जूस में थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है और यह ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक करता है, लेकिन यह बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। ठीक, अब ड्यूडेनम में क्या हो रहा है? ड्यूडेनम में आपका बाइल जूस आ रहा है। बाइल जूस क्या बना रहा है? बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करा रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का। लिपिड ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके इमल्सन बना रहा है। ठीक, इसके बाद पैंक्रिएटिक लाइपेज। पैंक्रिएटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम थे: पैंक्रिएटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और फास्फोलाइपेज। ठीक, अब पैंक्रिएटिक लाइपेज क्या कर रहा है इस चीज को हम लोग समझते हैं। हमने आपको बताया भी है, लेकिन फिर से यहाँ एक बार देख लेते हैं कि पैंक्रिएटिक लाइपेज क्या क्या करता है। जो पैंक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम होता है यह क्या कर रहा है? ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। बाकी कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहा है
फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड्स पे काम कर रहा है। ठीक, और हाइड्रोलाइज करके क्या बना रहा है, मोनोग्लिसराइड्स, फास्फोरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, साथ में फ्री फैटी एसिड्स भी बन रहा है। अब हम लोग डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए बिगिंस इन ड्यूडेनम। डीएनए और आरएनए का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, ड्यूडेनम से। बिगिंस इन ड्यूडेनम with the action of them with the action on them deoxyribonuclease and ribonuclease enzyme। ठीक, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है यह डीएनए पे कार्य करते हैं, और जो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वह आरएनए पर कार्य करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ये दोनों ही एंजाइम, जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। और फाइनली जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाए जाने वाले ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेजेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करके न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करके क्या बनाते हैं, उनके कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक, ये तो रहा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। ठीक, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी occurs इन लार्ज इंटेस्टाइन। कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। क्या होता है फिर, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस का सेक्रेशन होता है। ठीक, म्यूकस का सेक्रेशन होता है जो कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फूड का, ठीक, उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कि ई कोलाई। ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं क्या, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B1 और विटामिन B2। ठीक, ओके, थैंक यू।